हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। 2021 के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो 2021 में काफ़ी सारे नए कॉन्सेप्ट भी आए थे, तो उन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे, जो भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहता है। यहाँ पे है कॉन्टेजियस स्प्रेडिंग ऑफ बिहेवियर थ्रू इमिटेशन इज नोन एज। कह रहा है कॉन्टेजियस मीन्स होता है स्प्रेड होना, कोई चीज़ दूर तक फैलना, उसको कॉन्टेजियस कहते हैं। तो कॉन्टेजियस तरीके से दूर तक जो लर्निंग है वो फैलती है, मतलब स्प्रेड होती है। तो इनमें से वो कौन सा मेथड है? क्या वो नॉर्म इफेक्ट है, रैंडम इफेक्ट है, रिपल इफेक्ट है, या स्क्रिप्टेड इफेक्ट है? तो इन सभी वर्ड्स को समझ लेते हैं कि ये क्या इफेक्ट होते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक होता है स्क्रिप्टेड टीचिंग, यहाँ पर वर्ड आया है ना स्क्रिप्टेड इफेक्ट। तो स्क्रिप्टेड इफेक्ट का मतलब, टीचिंग से अगर संबंधित करें इसको, तो स्क्रिप्टेड का मतलब होगा कि वो चीज़, उस तरह की टीचिंग जहाँ पर पूरी ही चीज़ें स्क्रिप्टेड है, एक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उसी तरह परफॉर्म करना, मतलब वर्ड बाय वर्ड जो कि फिक्स है, कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड, कंप्लीटली फिक्स्ड, कुछ भी मतलब कुछ भी जैसा बिल्कुल प्री प्लान्ड है, बिल्कुल वैसी ही चीज़ें होना। ठीक है, स्क्रिप्टेड इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे सारी ही चीज़ें जो हैं वो फिक्स होंगी, स्पेसिफिक स्किल होंगे, वर्ड बाय वर्ड जो है स्क्रिप्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये होती है स्क्रिप्टेड। अब नॉर्म्स में क्या होता है? नॉर्म्स में इस यहाँ पे किस तरह का इफेक्ट होता है? यहाँ पर होता है दे रिप्रेजेंट द कम्युनिटी गोल सच एज, क्लासरूम में किस तरीके का बिहेवियर होगा कि हर कोई यहाँ पर एक्टिव रहेगा। ठीक है, सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा क्लासरूम में, मेंबर में, क्लासरूम के सभी मेंबर यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, उसको नॉर्म इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड थे आपके, एक तो था नॉर्म और यहाँ पे दूसरा था स्क्रिप्टेड। तो ये दोनों हमने समझा। नॉर्म में क्या है, सब लोग कैसे होंगे? एक्टिव होंगे। ठीक है, ये मीनिंग इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि मे बी नेक्स्ट टाइम कौन से वर्ड्स को पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो इससे क्या आप समझ रहे हैं कि देखिए, जो वर्ड लिखा हुआ है उसकी मीनिंग अगर निकाल ले जाएं आप, तो वहाँ पे आंसर करना इजी हो जाएगा। तो नॉर्म जो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करता है, और स्क्रिप्टेड में क्या होगा? वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्टेड होगा। ठीक है, अब समझते हैं रिपल इफेक्ट क्या होता है। रिपल इफेक्ट दैट अकर द टीचर करेक्ट द मिसबिहेवियर। जैसे कि क्या होता है, जब क्लास चल रही हो उस दौरान अगर बच्चा कुछ भी एक्टिविटी करता है, और लेट्स सपोज उस एक्टिविटी में उसने कुछ इनअप्रोप्रिएट हरकत की, या कुछ गलत कहा या बोला, या गलत तरीके से बोला, तो उसी समय टीचर जो है अगर उसको समझाए तो क्या होगा, और बच्चे भी वो चीज़ सीख जाएंगे ना। तो ये बात यहाँ पर होती है, इसको रिपल इफेक्ट कहते हैं। रिपल इफेक्ट अकर व्हेन टीचर करेक्ट द मिसबिहेवियर इन वन स्टूडेंट एंड पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करे उसके जो नियर बाय स्टूडेंट्स हैं, उसके जो सहपाठी हैं, उन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, द रिपल इफेक्ट इन्फ्लुएंस बाय क्लैरिटी एंड फॉर्मनेस। जो रिपल इफेक्ट होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होता है, और वहाँ पर फॉर्मनेस होती है। अगर रिपल इफेक्ट के एग्जाम्पल को समझें तो जैसे पानी में आपका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, तो पिक्चर योर सेल्फ ऑन द शोर, लेक और अ पॉन्ड। यहाँ पर होता क्या, अगर वहाँ पर एक स्टोन डालें तो किस तरीके की पिक्चर होगी आप देखेंगे। वो आगे तक, अगर पॉन्ड है ऐसे या पानी है, इसमें आप एक कुछ भी कंकड़ डालें तो इस तरीके से जो है ये लहर, जो भी आपका फेस यहाँ पर अगर दिख रहा होगा तो ये लहर के साथ आगे बढ़ जाएगा। इसी इफेक्ट को, इस जो रिपल वाली जो ये मीनिंग है, इस मीनिंग को ही यहाँ पर लिया गया है। देखिए, जैकॉब कोइनिन है, उनका एक उन्होंने थ्योरी दी है, उसमें उन्होंने बताया कि क्लासरूम बिहेवियरिस्ट थ्योरी उन्होंने दी, वहाँ पे बताया रिपल इफेक्ट से रिलेटेड, दैट अकर व्हेन टीचर करेक्ट द मिसबिहेवियर ऑफ वन स्टूडेंट एंड दिस पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर नियर बाय स्टूडेंट। ठीक है, जैसे इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो जो ये रिपल इफेक्ट है, जो मैं अभी बता रही थी, कि अगर इस तरह से अगर आप कोई कंकड़ पानी में अगर आप फेंकें तो क्या होगा
कि जो भी यहाँ पर इमेज दिख रही होगी वो उस लहर के साथ आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी एक बच्चे को समझाएंगे क्लासरूम में तो और जितने भी बच्चे होंगे वो सभी सीख जाएंगे, उस बात को समझ जाएंगे और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उन पे पड़ेगा। ठीक है, ये होता है रिपल इफेक्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि स्प्रेडिंग द बिहेवियर थ्रू इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब अगर हिंदी में इसका मतलब आप ढूंढेंगे तो इसका मतलब होता है नकल करना। ठीक है, तो अब उससे सीखना, एक बच्चे ने कुछ गलती की तो उससे जो और बच्चे जो सीख रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि उसकी जो चीज थी उसे दूसरों ने भी सीख लिया। दैट इज कॉल्ड द रिपल इफेक्ट। सो इसका आंसर यहाँ पर रिपल इफेक्ट होगा। ठीक है, रिपल इफेक्ट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड प्रोवाइड फीडबैक that is non-evaluative occur before or during the instruction and guide the teacher in planning and improve the instruction। तो असेसमेंट तो कई तरह से होते हैं, हमने पढ़ा भी है, बहुत बार समझा भी है, बट अगर ध्यान से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे क्या है, एक तो फॉर्मेटिव दिया हुआ है और एक समेटिव दिया हुआ है। समेटिव किस लिए होता है, ये एट दी एंड ऑफ द सेमेस्टर और द ईयर होता है। ठीक है, ये किस लिए होता है, बच्चे के इवैल्यूएशन के लिए होता है कि अब तक जो भी पढ़ा उसमें इतना ऐसा उसने परफॉर्म किया, इतनी उसकी नॉलेज है, वी कैन हम इसको एक पेपर पे जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बट जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है या असेसमेंट होता है, ये किस लिए होता है, जिससे हम टीचिंग को बेहतर बना सके, लर्निंग को और बेहतर बना सके, बच्चा और अच्छे से सीख पाए। बच्चा और अच्छे से सीख पाएगा, ये कैसे होगा, जब टीचर को ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पे बच्चे को नहीं आ रहा है या क्या क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है। तो ये ड्यूरिंग द लर्निंग होता है, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होता है। और इसको लर्निंग स्टार्ट करने से पहले, मतलब टीचिंग स्टार्ट करने से पहले भी जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है, जिससे कि ये पता चल जाए कि बच्चा अभी कहाँ पर है, उसको अभी कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। इसको और अच्छे से समझ लीजिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग एंड डिजाइन द इंस्ट्रक्शन एंड द कंटिन्यूअस होता रहता है टिल दी कोर्स। ये ड्यूरिंग दी स्टार्टिंग में भी होता है और ड्यूरिंग ये चलता रहता है जब तक ये कोर्स खत्म नहीं होता। ठीक है, ये ऑन गोइंग फीडबैक होता है, यहाँ पर इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर यहाँ पर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इन सीबीएसई एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स जो होता है, इसमें कौन से दो तरीके के जो है, जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया था, तो यहाँ पर सीबीएसई जैसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, तो उसमें कोर्सेज को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। कोर कोर्स, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स और इलेक्टिव कोर्स, तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो कोर कोर्स में कैसा होता है, वो कोर्स जो कि कंपल्सरी कोर्स होता है, इट इज स्टडीड बाय द कैंडिडेट एज अ कोर रिक्वायरमेंट इज टर्म्ड एज द कोर कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे इलेक्टिव कोर्स। इलेक्टिव कोर्स आर द जनरली कोर्स विच कैन बी चूजन फ्रॉम द pool of courses which may be very specific, specialized or advanced or supportive to the discipline subject of the study, which provide an extended scope or enable the exposure to some other discipline, सब्जेक्ट, डोमेन और नेचर। मतलब इलेक्टिव कोर्स क्या होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं इस स्ट्रीम से। नेक्स्ट आता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, जिससे कि हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स से ही हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में मे बी टू काइंड्स के कोर्स हो सकते हैं। ठीक है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। ठीक है, तो एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स होते हैं। एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स कौन कौन से कोर्स होते हैं, यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड हो सकता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं कोर्सेज। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स कैसे होते हैं, दीज कोर्स मे बी चूजन फ्रॉम अ पूल ऑफ कोर्सेज डिजाइन टू प्रोवाइड वैल्यू बेस्ड। वैल्यू बेस्ड आप समझते हैं ना, जो जीवन के मूल्यों की बात होती है, वैल्यू बेस्ड कोर्स, जैसे
क्या अच्छा है क्या बुरा, उस तरह की चीज़ें। तो वैल्यू बेस्ड कोर्स होते हैं, इसको स्किल बेस्ड नॉलेज कहते हैं। तो दो तरीके से है, एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स और दूसरा है स्किल। ठीक है, जो एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है उसी में ही कंपल्सरी वर्ड ऐड कर देना है। तो एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं आपकी ए और ई। ए और ई ऑप्शन आपका थर्ड में है, सो यहाँ पर थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, अरेंज दीज इंस्ट्रक्शनल इवेंट फॉर डिलीवरिंग द लेसन ऑफ स्टूडेंट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। कह रहा है कि जो लेसन स्टूडेंट्स को दिया जाता है उसको स्टार्टिंग से एंड तक एक सीक्वेंस में होता है, तो उसको मुझे अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि गार्गने का एक ब्रिज मॉडल है, उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि कैसे होता है। यहाँ पे सबसे पहले आता है गेनिंग दी अटेंशन यानी कि रिसेप्शन। दूसरा आता है नेक्स्ट स्टेप होता है इन्फॉर्मिंग द लर्नर और जो भी ऑब्जेक्टिव है। तो पहले उनका अटेंशन गैदर करेंगे। जैसे अगर हम क्लास में जाएंगे पढ़ाने, तो ऐसा तो नहीं है कि क्लास में बच्चे कुछ भी कर रहे हैं और टीचर पढ़ाना शुरू कर देगा। पहले आप जाएंगे, एटलीस्ट क्लास शांत हो, आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो, तो उनका अटेंशन आपको गैदर करना होगा। तो फर्स्ट क्या होगा, गेनिंग दी अटेंशन। फिर क्या होगा, इन्फॉर्मिंग दी लर्नर। अब इन्फॉर्म करेंगे बच्चे को कि हम क्या, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। स्टिमुलेटिंग रिकॉल दी प्रायर नॉलेज, जो पढ़ने जा रहे होंगे। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहे होंगे तो क्या करेंगे, स्टिमुलेटिंग दी रिकॉल दी प्रायर नॉलेज, जो भी उसका जो भी बेस था, जो भी उससे पहले वाली चीजें थी, उसको आप रिकॉल करवाएंगे। उसके बाद जो अब जो पढ़ाना है उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटिंग दी स्टिमुलस हो गया। फिर प्रोवाइडिंग दी लर्निंग गाइडेंस, जिसको कि सिमेंटिक इनकोडिंग भी कहते हैं। और फिर क्या होगा, एलिसिटिंग दी परफॉर्मेंस। अब बच्चे जो है वहां पर रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर क्या होगा, प्रोवाइडिंग दी फीडबैक। फिर असेसिंग दी परफॉर्मेंस और इन्हांसिंग दी रिटेंशन एंड ट्रांसफर। ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट जो ऑप्शंस हैं उसको हमें यहाँ पे अरेंज करना है। ठीक है, तो प्रेजेंटिंग दी कंटेंट है, गेनिंग दी अटेंशन। सबसे पहले क्या आएगा, गेनिंग दी अटेंशन। सो सी जो है सबसे पहले आ जाएगा। गेनिंग दी अटेंशन, इसके बाद क्या आएगा, इन्फॉर्मिंग दी लर्नर को ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा। उसके बाद क्या करेंगे, आप स्टिमुलस को प्रेजेंट करेंगे। तो प्रेजेंटिंग दी कंटेंट, कंटेंट को प्रेजेंट किया जाएगा। सी के बाद ए के बाद डी, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, एलिसिटिंग दी डिजायर बिहेवियर, कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये आप उन्हें बताएंगे। और फिर जो है उनको फीडबैक जो है लास्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये हो जाएगा यहाँ पर थर्ड वाला इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस। ठीक है, नाउ देयर इज अ फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से इसको करते हैं। टीचर शुड एक्सेप्ट स्टूडेंट एज दे आर विथ whatever cognitive level they have। जो टीचर है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए स्टूडेंट को, जैसा भी कॉग्निटिव लेवल है, जैसा भी दिमागी हालत है बच्चे की, उस तरीके से बच्चे को, मतलब बच्चे को टीचर को एज इट इज जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये बात ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है कि भाई बच्चे को जितनी भी नॉलेज है, कहीं भी बहुत तेज बच्चा आता है, कभी बहुत स्लो भी होता है, तो हर तरीके के बच्चे आपको मिलेंगे। सो टीचर को सभी तरह के बच्चे को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। रीजन क्या देता है, मॉरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल, एक्सपोजिंग इग्नोरेंस आर द बैरियर टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखिए, अगर आप वहाँ पे बच्चे के मोरल को जजमेंटल हो जाएंगे, ठीक है, और अगर बच्चे को आप देखो ना, क्लास में किसी बच्चे को अगर इग्नोर करने लग जाता है टीचर, तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है, फिर वो अपनी बात नहीं कहता है, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर बनता है। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर होने की वजह से क्या होगा कि बच्चे को जो भी चीज़ आप सिखाना चाहते हैं वो अपने माइंड को ओपन करके पहली बात तो क्लास में नहीं बैठेगा, और अगर बैठ भी गया, कभी सोच पढ़ने की ट्राई भी किया, तो जो भी उसको डाउट्स आ रहे हैं वो आके नहीं पूछेगा।
सो ये सारी प्रॉब्लम होती है और इस वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है टीचर स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है और ये रीज़न भी सही बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि जब भी आप क्लास के एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे हर तरह के बच्चे मिलेंगे। सो ये बात एकदम ठीक है। मैंने भी क्योंकि पढ़ाया हुआ है एक यूनिवर्सिटी में इवन, तो वहाँ पे भी ऐसा था कि बच्चे, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों में ही डिफरेंसेस होता है कि उनकी जो नॉलेज है, कोई बहुत तेज होता है, कोई बहुत मतलब स्लो होता है। वहाँ पे भी बच्चे आपको हर लेवल के मिलेंगे। उसमें भी ऐसा होता है कि कुछ बहुत तेज होते हैं, कुछ धीमे होते हैं, कुछ बहुत मेहनत करते हैं, बट हर तरह के बच्चे मिलते हैं। बट सभी के साथ जो है आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना होता है, जिससे कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम, अपने डाउट्स आकर के आपसे पूछ पाए। ठीक है, सो ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, रीजन बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द टर्म ओपन लर्निंग रिप्रेजेंट द अप्रोच दैट फोकस ऑन। ये ओपन लर्निंग की बात कर रहा है और इनमें से कौन सा चीज है, कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो कि ओपन लर्निंग को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी अप्रोचेस को बताते हैं। तो समझ लेते हैं। देखिए, ओपन लर्निंग क्या है, द करस्पॉन्डेंस कोर्स, एक्सटेंशन कोर्स और जो ओपन लर्निंग है, ये सभी सेम चीजें हैं। अगर हम डिस्टेंस लर्निंग की बात करें तो डिस्टेंस लर्निंग कहें या ओपन लर्निंग कहें, दोनों ही सेम चीज है। ठीक है, तो डिस्टेंस लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया? डिस्टेंस लर्निंग आपने देखा होगा, इग्नू जो यूनिवर्सिटी है वो क्या है, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स ही प्रोवाइड करती है। तो डिस्टेंस लर्निंग कोर्स इसलिए आया है ताकि जो भी बच्चा है, अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो जॉब में हो तो भी वो पढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर रोज कॉलेज जाया जाए। तो वहाँ पे इस तरह की बाउंडेशन नहीं है जितना कि अगर आप रेगुलर कॉलेज में देखते हैं तो वहाँ पर रेगुलर जाकर के कॉलेज को अटेंड करना होता है। वो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए पॉसिबल हो ना। मे बी किसी को फैमिली का इशू है कि वो नहीं जा सकता, कुछ घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं जा सकता, कोई बिजनेस संभाल रहा है, नहीं जा सकता। तो डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम से क्या हुआ कि ये सारी जो बैरियर हैं वो नहीं आते और बच्चा सीख सकता है, पढ़ सकता है। इसलिए डिस्टेंस लर्निंग का जो है कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो डिस्टेंस लर्निंग किस लिए आया? ये एक ओपन सिस्टम है, ये एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है। ठीक है, इम्पार्टेड थ्रू कॉन्शियस एंड डेलिबर्ड एफर्ट होता है। यहाँ पर ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है इनका। स्टूडेंट गेन नॉलेज। अब स्टूडेंट कहाँ से नॉलेज मिल सकती है उसको? होम, लाइब्रेरी, कहीं पे बैठ के ओपन स्पेस से वो पढ़ सकता है। इट इज नीड बेस्ड सिलेबस। यहाँ पे जो सिलेबस होता है वो नीड बेस्ड के हिसाब से बनाए जाते हैं और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल और रेगुलेशंस नहीं होते हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, बट यहाँ पर जो टीचर होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और ट्रेनर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है एनवायरनमेंट होता है ओपन सिस्टम का। अब हमारे ऑप्शंस हैं उसको देखते हैं। इसमें क्या कहता है, ओपनिंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोविजन। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीइंग लर्नर फ्रॉम कांस्टेंट टाइम एंड प्लेस। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है कि लर्नर यहाँ पर फिक्स टाइम और प्लेस से बंधा हुआ नहीं होता, वो कहीं पे भी पढ़ सकता है। ये फीचर होता है ओपन लर्निंग का। लर्निंग एंड इवैल्यूएशन विदाउट स्पेसिफिक करिकुलम। तो यहाँ पे करिकुलम तो होता है एक स्ट्रक्चर। अगर आप इग्नू से भी पढ़े होंगे, कभी किसी ने पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे भी एग्जाम लिए जाते हैं, एक फिक्स करिकुलम होता है। सो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ऑफरिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल एंड अ ग्रुप ऑफ लर्नर। हाँ ठीक है, यहाँ पर जो लर्निंग है वो फ्लेक्सिबल होती है, ये बात एकदम ठीक कह रहा है। नाउ ई पॉइंट में क्या कहता है, मेकिंग स्टूडेंट फ्री फ्रॉम एजुकेशनल लोड। तो यहाँ पे एजुकेशनल लोड से फ्री नहीं किया जाता है, एक फिक्स करिकुलम होता है, क्वेश्चन पेपर भी होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ नहीं होगी यहाँ पर। सो बी वाला ऑप्शन होगा और डी वाला ऑप्शन होगा और सी नहीं होगा। बी एंड डी ऑप्शन फर्स्ट वाले में है। और ओपनिंग एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोविजन, यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दी Piaget, द एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम डिपेंड अपॉन हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3 बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनिंग। तो यहाँ पर देखिए Piaget ने एक थ्योरी दी थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको समझ लेते हैं Piaget ने क्या कहा था। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि Piaget और योगा स्काई, इन दोनों ने ही देखिए साथ साथ में थ्योरी दी हुई थी। Piaget ने बोला कि Piaget की थ्योरी जो है योगा स्काई की थ्योरी से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है? योगा स्काई कहते हैं कि जो बच्चे की जो नॉलेज है, उसका जो दिमाग है, जो डेवलपमेंट होता है, वो उसके जो है सोसाइटी और कल्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे 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 उसका कल्चर होगा, जैसा उसका आसपास का एनवायरनमेंट होगा, उससे जो है बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होगा। इस बात को योगा स्काई कहते हैं। बट Piaget क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर इंटरनल इफेक्ट से चीज़ें डेवलप होती हैं, उसके कॉग्निटिव, उसके जो भी दिमाग का डेवलपमेंट होता है वो उसके इंटरनल चीज़ों की वजह से होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, Piaget felt that the development is largely fueled from within. Much of Piaget interest is cognitive development। ठीक है, उनका जो मेन फोकस था वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात थी। उन्होंने कहा कि देयर वाज इंस्पायर्ड बाय हिज ओन ऑब्जर्वेशन। Piaget क्या कहते हैं? Piaget कहते हैं कि अगर हम कंपेयर करें किसी ओल्डर चाइल्ड को और किसी यंगर चाइल्ड को, तो जो ओल्डर है वो, उसकी जो थिंकिंग होगी, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में ही डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब वो जो बच्चा है वो बहुत ही गहराई में चीज़ों को सोच पाता है, और ऐसा ही नहीं वो कि वो एक ही थॉट के बारे में सोचे, वो कई चीज़ें, मतलब क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव, मतलब मोर क्विकली जो ओल्डर चाइल्ड है वो ज़्यादा क्विकली और ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को सोच पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि वो अपने ही इंटरनल एक्सपीरियंस से सीखता है। बहुत सारे स्टेजेस से जब बच्चा हो करके जाता है तो वो सीख जाता है। तो मोर क्विकली देन यंगर चाइल्ड होता है। इंस्टेड दे बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही डिफरेंसेस देखने को मिलता है। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ही कंडक्ट द चाइल्ड वर नॉट लेस इंटेलिजेंट देन एडल्ट। बाद में उसने स्टडी की तो ये बताया कि जो चाइल्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेस इंटेलिजेंट है, बल्कि उनका जो सोचने का तरीका होता है, वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलग होती है। जैसे कि उनकी जो स्टडी थी वो अल्बर्ट आइंस्टाइन पे बेस्ड थी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करते हैं, जब वो छोटे रहते तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनकी क्वेश्चनिंग की आदत होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट वे में हर जगह सोचते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। बाद में क्या होता है कि वो बहुत बड़े एक जो है साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो कॉग्निटिव में यहाँ पे बताया कि कॉग्निटिव जो है कि स्टेज थ्योरी है। Piaget क्रिएट दिस स्टडी ऑन अकाउंट ऑफ हाउ चिल्ड्रन एंड यूथ ग्रेजुअली बिकम एबल टू थिंक लॉजिकली एंड साइंटिफिकली। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें कि जब बच्चा छोटा होता है तो उन्होंने बताया कि 4 स्टेज में उन्होंने डिवाइड किया, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इस तरह की बातें उन्होंने बताई। तो अब हमारा जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दी Piaget द एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम डिपेंड अपॉन हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3 बेसिक एस्पेक्ट्स। तो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग पे ही बात करी कि बच्चा जो है अपनी इंटरनल ही चीज़ों से, दिमाग से वो सोचता है, अपनी खुद की रीजनिंग से चीज़ों को सोचता है। स्टेज बहुत सारे स्टेज से होकर के जाता है और उसका जो है डेवलपमेंट हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है, द स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फोकस ऑन सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सेट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है यहाँ पर कि Piaget ने जो स्टेज का क्लासिफिकेशन किया, 4 क्लासिफिकेशन किया उन्होंने, तो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड नहीं करता है स्टूडेंट की एबिलिटी पे। तो आपने देखा कि जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की एबिलिटी पे। इनका जो मेन कंसर्न ही था वो क्या था कि बच्चा इंटरनली सीखता है चीज़ों को। जैसे जैसे वो बहुत सारे स्टेजेस से होकर के जाता है तो उसकी लर्निंग हो जाती है, इंटरनली ही वो सीखता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या बात कह रहे, डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट्स एबिलिटी,
ये जस्ट अपोजिट कह रहा है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो सेकेंड इज द इनकरेक्ट बट फर्स्ट इज द करेक्ट। सो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, CBCS क्या है। तो CBCS बहुत बार हमने पढ़ लिया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इस पे आंसर लगाएंगे और बस आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट आया हुआ है, इसको समझते हैं ये क्या कहता है। Which region of the brain is involved in our ability to learn new information, particularly it is a verbal। अगर वर्बल चीज यानी कि स्पीच वाली चीजें अगर हैं तो कौन सा पार्ट जो है ब्रेन का उसके लिए परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर देखिए एक इमेज है जिसके थ्रू थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी बायो से नहीं हैं बट थोड़ा सा देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए आप, थैलेमस होता है, ठीक है, और इधर होता है हिपोकैम्पस, ये सारी चीज़ें हैं, और इधर अगर आप देखें कि ये सेरेब्रम, हिपोकैम्पस, पॉन और थैलेमस है। तो इन चीज़ों को समझते हैं, ये थैलेमस और ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो सर का जो हेड है उसका सेरेब्रम जो एक पार्ट होता है वो किस लिए होता है, ब्रेन कंट्रोल द स्पीच एंड मेमोरी। ठीक है, स्पीच एंड मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए, ये क्वेश्चन मार्क गलत लगा हुआ है, स्पीच एंड मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए सेरेब्रम होता है। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है यहाँ पर हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस किस लिए होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ब्रेन स्ट्रक्चर embedded deep into temporal lobe and major role of learning। अगर लर्निंग की बात करें, मेमोरी की बात करें, तो हिपोकैम्पस उसके लिए काम करता है। ठीक है, हिपोकैम्पस जो कि यहाँ पर कहीं पर है वो आपका लर्निंग के लिए काम करता है, मेमोरी के लिए काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है फ्रंटल लोब्स। ठीक है, जिसका काम किस लिए होता है, स्पीच फॉर्मेशन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, समझने के लिए होता है फ्रंटल लोब। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा, ये किस लिए होता है, चीज़ों को समझने के लिए होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है थैलेमस। थैलेमस किस लिए होता है, वो रेगुलेट करता है स्लीप, अलर्टनेस, ठीक है, वेकफुलनेस। वेयर एज दी हाइपोथैलेमस किस लिए होता है, जो बॉडी के टेम्परेचर वगैरह को, एंगर को, फटीग को, मेटाबॉलिक प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए होता है थैलेमस। ठीक है, थैलेमस किस लिए है, अलर्टनेस। ठीक है, सो रहे हैं या जग रहे हैं, मतलब वेकफुल हैं, किस लिए है, तो अलर्टनेस के लिए थैलेमस होता है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर पॉन्स। वो किस लिए होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कि हैंडल करता है अनकॉन्शियस प्रोसेस। जैसे कि अगर आप देखिए तो ब्रीदिंग अनकॉन्शियस आप लेते रहते हैं ना, सो वो सारी चीजें कि ब्रीदिंग हो गया। ठीक है, जैसे कि जब सो रहे हैं तो उस टाइम पे जो भी चीजें, जो भी परफॉर्म कर रहा है चीज, उसको पॉन जो है फंक्शन करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो पार्ट है ब्रेन का जो कि यूज करता है पर्टिकुलरली वर्बल के लिए। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि ये जो है पॉन्स, ये किस लिए होता है, ये तो हमारे जो है अनकॉन्शियस वर्क के लिए होता है, तो इसको तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सेरेब्रम में क्या था, सेरेब्रम में हमने देखा कि ये मेमोरी और स्पीच से रिलेटेड होता है, तो हम सेरेब्रम को ले लेंगे। हिपोकैम्पस में क्या होता है, हिपोकैम्पस में हमने देखा ये लर्निंग और मेमोरी से रिलेटेड होता है, सो ये भी ठीक है। ठीक है, थैलेमस में क्या होता है, थैलेमस में स्लीप अलर्टनेस की बात होती है और वेकफुलनेस और ये सारी चीज़ों के लिए होता है, तो थैलेमस भी ले सकते हैं बट इतना इसका वर्बल में यूज नहीं है। सो ए और बी ये दोनों ही करेक्ट हैं, सो ए और बी दोनों ही सही आंसर होंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ए, बी और डी तीनों ही आंसर जो है यूजीसी ने दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 50th क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 है, इसमें क्या कहता है, द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल
कुछ सिंबल, नए सिंबल बनाना और जो है उनको यूज करना, जैसे वर्ड, जेस्चर, साइन, इमेज एंड सो ऑन आर अकम्प्लिश इन द प्री ऑपरेशनल पीरियड। अब फिर से यहाँ पर आप देखिए जो प्याजे की थ्योरी है उसमें 4 चीजों में डिवाइड किया था, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। तो सेंसरी तो बस जब बच्चा 2 साल तक का होता है, जब वो सेंसेस से, जैसे कि उसको माँ है कि नहीं, उसकी मम्मा आसपास है कि नहीं है, बच्चा सेंसेस से जान जाता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि जब कभी भी उसकी माँ बच्चे से दूर होती है तो वो थोड़ा रोने लग जाता है, तो यहाँ पे सेंसेस काम करती है। प्री ऑपरेशनल में कैसा होता है, बच्चा थोड़ा बोलता है यहाँ पर, बट चीजें उसके वर्ड्स थोड़े अलग होते हैं, मतलब उसको समझ पाना जो उसके जो घर वाले, जो उसके आसपास, जो उसके साथ में लोग रहते हैं, वही उसके वर्ड्स को वो क्या कहना चाहता है वो समझ पाते हैं। तो ये होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यहाँ पे द चाइल्ड बिगिन टू रिप्रेजेंट दी वर्ड सिम्बोलिकली, तो वो सिम्बल से अपने ही एक अपना वो नया सिंबल वगैरह बनाने लगता है, अलग तरीके से बोलता है। और ये कब होता है, प्री ऑपरेशनल पीरियड में होता है। तो ये बात ठीक कह रहा है, आपने देखा इसमें कोई कमी नहीं है, बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है, इसमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दी प्याजे प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन डू नॉट हैव टेंडेंसी टू बी ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक नहीं होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो यहाँ पर देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसमें, जो कि 2 से 7 ईयर तक की होती है। चिल्ड्रन कैसे होते हैं, यहाँ पे सिंबोलिकली होते हैं, चीजों को सीखना और बोलना स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज टू बी ईगोसेंट्रिक होते हैं एंड स्ट्रगल टू सी द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर। तो ये कैसे होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे कैसे होते हैं, डू नॉट हैव द टेंडेंसी ऑफ ईगोसेंट्रिक। ये कह रहा है ईगोसेंट्रिक नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। सो आंसर यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन विद न्यू कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और जैसा भी लगा हो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं डेली क्विज़ेस वगैरह प्रोवाइड करती हूँ, और जो भी नोटिफिकेशन होता है आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिल जाता है। एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे और डेप्थ नॉलेज के साथ वीडियोस को ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।